हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है मैं आपको कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस के बारे में कुछ आइडियाज़ देने वाला हूँ और कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि आप जो है किस तरह से अपने जो क्लाउड इन्वायरमेंट है, जो आप अपने कस्टमर का जो हैंडल कर रहे हो, उसमें किस तरह से आप कॉस्ट और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी आप अपने कस्टमर के लिए नया कुछ रिसोर्स बनाते हो, ओके, सबसे पहले जो है आप कस्टमर का रिक्वायरमेंट समझो कि कस्टमर को क्या रिसोर्स कौन सा रिसोर्स चाहिए, कौन से रीजन में चाहिए और उसका यूटिलाइजेशन कितना होगा, मतलब उसके ऊपर लोड कितना रहेगा। ओके, बहुत सारे क्लाउड एडमिन्स क्या गलती करते हैं कि अगर कस्टमर ने बोला कि भाई मुझे वर्चुअल मशीन बना के चाहिए, ओके, बंदे ने क्या किया, वर्चुअल मशीन एक हायर सीरीज में बना के दे दिया। ओके, अब कस्टमर तो खुश है क्योंकि उसको परफॉर्मेंस मिल रहा है। ओके, क्योंकि जो है हायर सीरीज में बन गया तो मतलब परफॉर्मेंस तो मिलेगा, लेकिन जब उसके पास बिल आएगा तो वो तो पागल हो जाएगा, वो तो बेहोश हो जाएगा बिल देख के, बोलेगा भाई इतना बिल कैसे आ गया, राइट। या फिर कई बार ऐसा होता है जो क्लाउड इंजीनियर्स क्या करते हैं कि बिल्कुल लोअर सीरीज में बनाते हैं लेकिन लोअर सीरीज में प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट तो कम आ रहा है लेकिन परफॉर्मेंस ही नहीं मिल रहा है। अब कस्टमर चिल्ला रहा है कि भाई मुझे जो है परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, स्केल अप करोगे, उसको दूसरे टियर में लेके आओगे। तो इसीलिए वो सब चीज़ें करने से पहले सबसे पहले जब भी कोई नया रिसोर्स या नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हो अपने इन्वायरमेंट में, तो सबसे पहले कस्टमर का जो है रिक्वायरमेंट समझो कि भाई तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हारे उसमें लोड कितना है, कितने यूजर्स लॉग इन करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह का है। उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ही आप रिसोर्स का जो भी रिसोर्स बनाओगे उसका कस्टमर को सजेशन दो। कस्टमर आपको सजेशन नहीं देगा कि भाई तुम ये सीरीज का मुझे ये रिसोर्स बना के दो। आप क्लाउड इंजीनियर हो उसके लिए, ओके, आप इंफ्रा हैंडल कर रहे हो उसका, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप जो है उसको सजेशन दो। अच्छा ठीक है, आपका ये लोड है, आपका रिक्वायरमेंट इतना है, तो ठीक है आप ये रिसोर्स बनाओ, इसका टियर ये रहेगा, इसका मंथली कॉस्ट ये रहेगा, ये आपके लिए परफॉर्मेंस के हिसाब से भी और कॉस्ट के हिसाब से भी बेस्ट रहेगा। तो ये क्लाउड इंजीनियर का काम है। कस्टमर तो क्या बोलेगा, भाई मुझे मेरा रिक्वायरमेंट एक SQL डेटाबेस बनाना है, मुझे बना कर दे दो, लेकिन आप बिना जाने कि उसका कॉस्ट कितना है, उसका परफॉर्मेंस या उसके ऊपर लोड कितना जाने वाला है, बिना जाने आप आंख बंद करके रिसोर्स बनाओगे तो ऐसे ही खिचड़ी बनने वाली है। ओके, तो मोस्टली प्रोजेक्ट्स में ऐसे ही होता है। ओके, तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि अगर आप काम कर रहे हो और आपको नहीं पता या फिर आप क्लाउड में जॉब ढूंढ रहे हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। और बेसिकली ये इसी को कहते हैं आर्किटेक्ट डिज़ाइन। आर्किटेक्ट का ही काम होता है कि मैं आर्किटेक्ट नहीं कहूँगा, मैं एक क्लाउड इंजीनियर का काम कहूँगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो या फिर आर्किटेक्ट हो, उसको थॉट प्रोसेस उसका ऐसा होना चाहिए कि भाई उसको कस्टमर को सॉल्यूशन देना चाहिए, चाहे वो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आप हमेशा यही फॉलो करो, सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझो, उसके बेस पर उसका रिसोर्स को डिप्लॉय करो। उसको डिप्लॉय करने से पहले उसको एक्सप्लेन कर दो कि भाई ये परफॉर्मेंस का टियर, ये टियर आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से भी, कॉस्ट के हिसाब से भी। आंख बंद करके लेकिन कोई भी रिसोर्स मत बनाओ, ओके, क्योंकि उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं कॉस्ट पे जाता ही है, जो कि कस्टमर को पे करना पड़ता है। और कस्टमर कॉस्ट कम करने पे आएगा तो फिर कंपनी क्या करती है, जॉब कट करती है, बोलती है भाई अच्छा ठीक है एक रिसोर्स कम कर दो, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज बने हैं, ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि नए रिसोर्सेज में तो आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट समझ के ही उसके रिक्वायरमेंट के बेस पर उसको कॉस्ट और परफॉर्मेंस दोगे, राइट। लेकिन जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है, जिसने खिचड़ी बनाई है अभी, उसका क्या, उसके लिए दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि आप कस्टमाइज रिपोर्ट जनरेट करो, चाहे मंथली बेसिस पे करो या फोर्टनाइटली बेसिस पे करो। वो जो रिपोर्ट है उसको एनालाइज करो कि कौन सा रिसोर्स सबसे ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, ओके, या फिर कौन से रिसोर्स ग्रुप के अंदर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, कौन से रिसोर्सेज का ज़्यादा कॉस्ट बढ़ रहा है। ओके, देन उसके बाद उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढो, उसको एनालाइज करो, उसको सॉल्यूशन ढूंढो कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। उसका 1-2 महीने का मैट्रिक्स देखो रिसोर्सेज का, क्योंकि कई बार जैसे कि मैंने बताया कि बंदों को पता नहीं रहता है कि वो आंख बंद करके रिसोर्स बना देते हैं, राइट। तो ये जो आंख बंद करके बनाते हैं ना, इसको जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो है उनको ऑप्टिमाइज भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि कस्टमर के पास बिल जाता है, राइट। आप तो सिर्फ उसको देखोगे डॉलर में यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, इसका कॉस्ट बढ़ रहा है, लेकिन कस्टमर को जब बिल पे करना पड़ता है सारे सब्सक्रिप्शन में जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके, तो उसकी फट जाती है। वो बोलता है भाई ये तो इतना ज़्यादा कॉस्ट कम करो। तो आप क्या करो, कस्टमाइज स्क्रिप्ट बनाओ जो आपका मंथली बेस पे जनरेट करे, कॉस्ट की रिपोर्ट निकालो, एनालाइज करो कि लास्ट महीने में ये पर्टिकुलर रिसोर्स का कॉस्ट इतना कम था तो इस महीने बढ़ा क्यों, वो एनालाइज करो। तो ये सब एनालाइज करने के लिए आपको कॉस्ट रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी, हर एक रिसोर्स का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। हर एक रिसोर्स का मतलब है कि उन रिसोर्सेज का जो हाईली यूटिलाइज हो रहा है ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि ऑटो स्केल अप और स्केल डाउन का फीचर
यूज़ करो। जहाँ पर भी आपको दिखता है स्केल अप और स्केल डाउन का फीचर आपको इनेबल डिसेबल करने दे रहा है, वहाँ पर इनेबल करो, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको मैनुअली स्केल अप करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई भी रिसोर्स है वो अगर हाईली यूटिलाइज्ड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली स्केल अप करेगा, ओके, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर उसको ज़रूरत नहीं होगी उतनी परफॉर्मेंस की तो स्केल डाउन कर देगा। तो इसमें आपका कॉस्ट और परफॉर्मेंस दोनों सेव होता है, दोनों ऑप्टिमाइज होते हैं, ओके। या फिर जहाँ पर आपका जो है ऑप्शन ही नहीं है स्केल अप स्केल डाउन करने का, या फिर ऑलमोस्ट जो रिसोर्सेज स्केल अप स्केल डाउन होते हैं वहाँ पर ऑप्शन होता ही है, ओके। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, पावरशेल स्क्रिप्ट बना सकते हो, उसको इंटीग्रेट कर सकते हो लॉजिक ऐप के साथ, या फिर आपके अलर्ट के मैकेनिज्म के बेस पे, या फिर फंक्शन ऐप के साथ आप होस्ट कर सकते हो, जहाँ पर आप कहोगे कि भाई ये रिसोर्स का यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, चलो स्केल अप कर दो, वो स्क्रिप्ट आपकी रन होगी, स्केल अप कर देगी उसको। तो इस तरह के टूल्स या कस्टमाइज या ऑटोमेशन रेडी रखो। हमने अपने एनवायरनमेंट में बहुत सारे इस तरह के कर रखे हैं। मैं आगे जाके धीरे धीरे शेयर करूंगा आप लोगों के साथ पावरशेल स्क्रिप्ट्स भी, कि क्या क्या हम लोगों ने इंप्रूवमेंट किया हमारे एनवायरनमेंट में, बट ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है रिजर्वेशन का। अब रिजर्वेशन क्या है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अभी मान लो हर एक का जो है बैंक अकाउंट रहता है, राइट। बैंक अकाउंट में बैंक वाला अगर आप सेविंग अकाउंट रखते हो तो उसमें 4% आपको इंटरेस्ट रेट देता है। लेकिन वही चीज़ बैंक आपको एक ऑफर भी देता है, बोलता है भाई अगर आप 2 साल के लिए एफडी करते हो तो आपको 5% मिलेगा इंटरेस्ट रेट, 3 साल के लिए करते हो तो 5.5 मिलेगा, और 4 या 5 साल के ऊपर करते हो तो 6 या 6.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। आप जितने ज़्यादा साल के लिए एफडी करोगे आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप वही चीज़ वही पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखते हो तो आपको बैंक स्टैंडर्ड 4% देगा। तो बेनिफिट किस में, आपको एफडी करने में बेनिफिट है, राइट। तो सेम वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट भी यहां पर बोलता है आप अपने जो हाईली कंज्यूम्ड रिसोर्स हैं, जिनका जो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं या जिनका कॉस्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है, आप उन रिसोर्सेज को जो है रिजर्व कर दो 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है, भाई हम आपको डिस्काउंट देंगे इसमें। अगर आप उसको रिजर्व कर दोगे 3 साल 4 साल 5 साल के लिए तो हम आपको उसमें डिस्काउंट देंगे। तो यानी कि इससे क्या होगा, अगर नॉर्मल वे में अगर आप उस रिसोर्स को मान लो 4 साल तक चलाते हो और 4 साल में मान लो आपका $1 लाख आता है उस रिसोर्स का, तो वही चीज़ अगर आप 4 साल के लिए रिजर्व करते हो तो 4 लाख डॉलर की जगह हो सकता है आपका $3 लाख कॉस्ट आए। तो इसमें कस्टमर को बेनिफिट कितना हुआ, $1 लाख का कॉस्ट सेविंग हो गया उसका, राइट। तो अब रिजर्वेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई नहीं है क्योंकि मुझे लगता नहीं है इसके ऊपर ऐसा कुछ बनाना चाहिए। मैं आपको जस्ट ऑप्शन दिखा देता हूँ, ओके। तो मैं अपने पोर्टल पे लॉग इन करता हूँ। एक मिनट रुको, हाँ। तो ये मैंने पोर्टल पे लॉगिन कर लिया। मैं आपको यहाँ ऑप्शन दिखा देता हूँ कि रिजर्वेशन कैसे ले सकते हो आप और कौन कौन से रिसोर्सेज का ले सकते हो। तो यहाँ सर्च में आप टाइप करोगे रिजर्वेशन, ये पहला ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप ऐड करोगे तो यहाँ पर देखो इतने सारे रिसोर्सेज का माइक्रोसॉफ्ट एजूर जो है ऑफर देता है आपको कि आप इन रिसोर्सेज के ऊपर रिजर्वेशन लगा सकते हो। जैसे वर्चुअल मशीन है, SQL डेटाबेस है। अगर मैं किसी एक रिसोर्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन दिखाता है कि आप कौन सा रिजर्वेशन, कौन से इंस्टेंस के ऊपर रिजर्वेशन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको टर्म देता है कि आपको 1 साल के लिए करना है, 3 साल के लिए करना है या 5 साल के लिए करना है, ठीक है। आपको बिलिंग फ्रीक्वेंसी कैसा रहेगा, मंथली रहेगा या अपफ्रंट रहेगा, कौन से रीजन में आपको रिजर्वेशन करना है वो भी आपको दिखाता है। तो मेरे उसमें अभी दिखा इसलिए रहा है क्योंकि ये मेरा पर्सनल सब्सक्रिप्शन है और मैंने कोई रिसोर्स अभी यहाँ पर डिप्लॉय नहीं किया हुआ है। मैं जो भी लैब आप लोगों को दिखाने के लिए रिसोर्स बनाता हूँ मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर नीचे देखोगे तो ये बोल भी रहा है कि कौन कौन से रीजन में रिजर्वेशन सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पर जैसे इंडिया भी दिख रहा है मुझे, हांगकॉन्ग है, चाइना है, ये सब रीजन है जहाँ पर रिजर्वेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है, ओके। सेम वे में अगर SQL डेटाबेस है तो जो भी आपके एनवायरनमेंट में SQL डेटाबेसेस बने होंगे वो आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन देगा माइक्रोसॉफ्ट कि कौन कौन से SQL डेटाबेस या कौन से टीयर के ऊपर आप रिजर्वेशन कर सकते हो, कौन से रीजन में कर सकते हो और कितने साल के लिए आप यहाँ पर रिजर्वेशन कर सकते हो। अभी जैसे SQL डेटाबेस है तो इसमें आपको 3 साल दिखा रहा है। वर्चुअल मशीन था तो उसमें आपको मैक्सिमम 5 साल तक का रिजर्वेशन दिखा रहा है। और आपको यहाँ पर ऑप्शन भी देगा कि हाँ कितना आपने कॉस्ट सेविंग किया, आपको उतना परसेंटेज दिखाएगा, उतना या फिर करेंसी में दिखाएगा आपको। तो रिजर्वेशन का मतलब जो मैंने एग्जाम्पल दिया, नॉर्मल बैंक, सेविंग बैंक या फिर एफडी, ऑब्वियसली आप एफडी के ऊपर जाओगे, राइट। सेम वैसी है, माइक्रोसॉफ्ट बोलता है रिजर्वेशन में आपको फायदा है, आपको 30, 40, 50, 60% भी हम आपको डिस्काउंट देंगे इसमें, ओके। तो ये होता है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं तो जो क्लासरूम इंस्टीट्यूट्स होते हैं, राइट,
तो वो क्या करते हैं, वो भी कई बार ऑफर निकालते हैं। अभी मान लो किसी बंदे ने ऑफर पहले नॉर्मल एजूर अगर पढ़ा रहा है, कोई 15,000 रुपये ले रहा है या 20,000 रुपये ले रहा है, वही बंदा जो है कल को ऑफर निकालेगा, भाई एजूर प्लस डेवऑप्स दोनों 15,000 में सीखो। तो बेनिफिट किस में मिलेगा आपको, दोनों चीज़ सीखने में 15,000 में। लेकिन वही चीज़ अगर आप सिर्फ एजूर ही सीखोगे 15,000 में तो उसमें कोई फायदा नहीं, राइट। लेकिन एजूर प्लस डेवऑप्स में जाओगे तो 15,000 में दोनों चीज़ मिल रही है। तो ये आपका ऑफर हो गया। सेम वे में ये रिजर्वेशन आप माइक्रोसॉफ्ट का काम करता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि कुछ एग्जिस्टिंग रिसोर्स हैं जिनको आप माइग्रेट कर सकते हो दूसरे रिसोर्स में, ओके, कॉस्ट और परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। अब ये एग्जांपल्स जो है हम लोग अपने इन्वायरमेंट में ये इंप्लीमेंट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक पीओसी किया नहीं है। बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कॉस्ट और परफॉर्मेंस किस तरह से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, ओके। तो माइग्रेट की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, तो वे अगर आपके एनवायरनमेंट में वर्चुअल मशीन है तो आप वर्चुअल मशीन स्किल सेट में माइग्रेट कर सकते हो। तो इसमें आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिलेगा। अब वर्चुअल मशीन स्किल सेट क्या है आपका, ऑब्वियसली यूटिलाइजेशन के बेस पे स्केल अप स्केल डाउन होता है, राइट। लेकिन वर्चुअल मशीन जो है इसमें आपको मैनुअली टीयर चेंज करना पड़ेगा बार बार। तो बेटर है कि आप जो है परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बार बार ना करने की जरूरत पड़े टीयर्स का चेंज, तो आप वर्चुअल मशीन स्किल सेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा जो है फंक्शन ऐप को, अगर आप अपने एनवायरनमेंट में एजूर फंक्शन ऐप यूज कर रहे हो तो आप उसको कुबरनेटिक्स सर्विस के ऊपर होस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो फंक्शंस आपके फंक्शन ऐप में चलते हैं वही आप कुबरनेटिक्स सर्विस के ऊपर भी चला सकते हो। कुबरनेटिक्स सर्विस के ऊपर मैंने बनाया नहीं है, मैं फ्यूचर में आगे जाके बनाऊंगा। बट मैं आपको अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप कॉस्ट और परफॉर्मेंस किस तरह से इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल डेटाबेस, यानी कि आपका एज्योर सीक्वल डेटाबेस है। अगर आप उसको DTU मॉडल में चला रहे हो तो आप उसको वीकोर में कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। या फिर अगर आप सीक्वल डेटाबेस यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप कॉस्मोस DB भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको कॉस्ट और परफॉर्मेंस दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप इसको माइग्रेट कर सकते हो ADX के ऊपर, यानी कि एज्योर डेटा एक्सप्लोरर के ऊपर, ओके। अब दोनों में कॉस्ट का फर्क है। एज्योर लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस जो है आपका डेटा स्टोर करता है, पर GB के बेस पे आपका कॉस्ट मिलता है। ADX जो है उसका भी कॉस्ट है, लेकिन वो क्या करता है, स्टोर नहीं करता डेटा। वो क्या करता है, आपका इवेंट हब आपको बीच में लगाना पड़ेगा। यानी कि जो रिसोर्स आप अभी लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप क्या करो, इवेंट हब को पॉइंट करो, जो भी लॉग्स होंगे इवेंट हब से प्रोसेस होके आपके एज्योर डेटा एक्सप्लोरर के ऊपर जाएंगे। तो इसमें बेनिफिट क्या है, कॉस्ट इंप्रूवमेंट होगा। ऊपर से जो क्वेरी आप लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस में चलाते हो अपने डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, वही चीज़ आप एज्योर डेटा एक्सप्लोरर के ऊपर भी रन कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है विंडोज ऐप सर्विस प्लान। अगर आप यूज़ कर रहे हो ऐप सर्विस प्लान, मैं बार बार बता चुका हूँ और आपको पता भी होगा कुछ में से, कि ऐप सर्विस जब हम होस्ट करते हैं तो वहाँ पर अपने को ऐप सर्विस प्लान अटैच करना पड़ता है, राइट। तो अगर आप विंडोज ऐप सर्विस प्लान यूज कर रहे हो तो आप उसको माइग्रेट कर दो लाइनेक्स ऐप सर्विस प्लान में, तो इससे आपको कॉस्ट इंप्रूवमेंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म है, लाइनेक्स और विंडोज, दोनों में कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप विंडोज का लाइनेक्स में कन्वर्ट करते हो, माइग्रेट करते हो, तो ऑब्वियसली जो कोड उस वेब ऐप के ऊपर होस्ट है, ऑब्वियसली आपको डेवलपर से डिस्कस करके करना पड़ेगा कि भाई हम लोग कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लाइनेक्स में कर रहे हैं, तो उसको जो कोड है वो कोड भी लाइनेक्स इस तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि लाइनेक्स के ऐप सर्विस प्लान को उसके कंपैटिबल हो, ओके। तो ये कुछ आइडियाज़ थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। इनके ऊपर अभी हम लोगों ने POC किया नहीं है, बट हम लोग करेंगे। जैसे ही अगर मैं POC करूंगा अपने ऑफिस इन्वायरमेंट में, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो एज अ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये था कॉस्ट और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज किस तरह से किया जा सकता है। मैं इतना ही कहूँगा कि हमेशा आप भले अगर आप एज एन एज्योर एडमिन काम कर रहे हो तो आप आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो कि आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके मैनेजर ने, टीम लीडर ने बना दिया, बोल दिया भाई ये बना दो, ऐसे नहीं। उसके ऊपर रिसर्च करो, डिस्कस करो कि यही सीरीज़ का क्यों बनाना है, इसके लोअर सीरीज़ का क्यों नहीं बनाना है, या इसके हायर सीरीज़ का क्यों नहीं बनाना है, कॉस्ट किस तरह से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, परफॉर्मेंस में क्या मिल रहा है आपको। ये सब चीज़ें एक आर्किटेक्ट, इसीलिए आर्किटेक्ट कहते हैं कि आर्किटेक्ट का काम ही यही होता है कि भाई उसको कॉस्ट भी सेव करना है और परफॉर्मेंस भी इंप्रूवमेंट कराना है। तो आप खुद क्यों नहीं बन सकते आर्किटेक्ट? जरूरी थोड़ी नहीं कि आपको सिर्फ एज्योर एडमिन का काम क्या है, रिसोर्स बोला गया है उसको बनाना है, दैट्स इट। आर्किटेक्ट का काम क्या है कि जो एग्जिस्टिंग कचरा फैला हुआ है उसको साफ करना है, राइट। तो आप आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किस तरह से है, ओके।
तो फ्रेंड्स ये था इस वीडियो में, मैंने आपको इसके बारे में कॉस्ट और परफॉर्मेंस कैसे ऑप्टिमाइज करना ये बताया आपको। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको एक आइडिया आ गया होगा, एक हिंट मिल गया होगा, एक आइडिया आ गया होगा आपको कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।